नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है उदासीनता वक्र की विशेषताएं। इस वीडियो में हम उदासीनता वक्र की विशेषताओं को विस्तार से समझेंगे। उदासीनता वक्र की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिनमें से सबसे पहली है दो वस्तुएं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो उदासीनता वक्र है वो हमेशा दो वस्तुओं के संयोग से ही बनेगा। हम जिस आईसी वक्र की बार बार बात कर रहे हैं वो आईसी वक्र x और y इन दोनों वस्तुओं के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारा उदासीनता वक्र बनने के लिए दो वस्तुएं होनी अनिवार्य है। कभी भी एक वस्तु से उदासीनता वक्र नहीं बन सकता। तो उदासीनता वक्र बनने के लिए हमेशा हमें दो वस्तुओं के संयोग को लेना पड़ेगा। एक वस्तु के अभाव में भी वो उदासीनता वक्र नहीं बन पाएगा। तो हमारी सबसे पहली खासियत है उदासीनता वक्र सदैव दो वस्तुओं के संयोग को बताता है। तो हमारा उदासीनता वक्र हमेशा हमें दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को दर्शाएगा। दूसरी यदि इसकी खासियत देखें हम तो समान संतुष्टि। जैसा हम जानते हैं इसके मीनिंग में भी कि उदासीनता वक्र जो होता है उसके ऊपर प्रत्येक बिंदु पर हमें मिलने वाली संतुष्टि कैसी होती है, समान। तो अब ये जो हमारा उदासीनता वक्र आया है इसके ऊपर जितने भी बिंदु है ए बी सी डी, वो सभी के सभी बिंदु हम जानते हैं उससे मिलने वाली संतुष्टि कैसी होगी, समान। तो हमारे उदासीनता वक्र की एक और खासियत क्या हुई कि उदासीनता वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु से मिलने वाली संतुष्टि कैसी होती है, समान। तो हमारा उदासीनता वक्र हमेशा दो वस्तुओं के साथ साथ इन दोनों वस्तुओं के जो संयोग होंगे उन संयोगों से हमें मिलने वाली संतुष्टि कैसी होती है, समान होती है। तो ये इसकी अगली विशेषता थी जो ये दर्शाती है कि उदासीनता वक्र का प्रत्येक बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। फिर इसकी अगली खासियत जो है वो है इसकी आकृति। तो इसकी आकृति हमेशा घटती हुई होगी। इसका मतलब ये है कि आप देखोगे तो हमारा उदासीनता वक्र सदैव, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सदैव, इसका मतलब हमारा उदासीनता वक्र हमेशा ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे भी किस तरफ, दाई तरफ, हमारा उदासीनता वक्र सदैव ऊपर से नीचे दाई तरफ गिरता हुआ होगा। इसका मतलब उदासीनता वक्र की आकृति हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक, मतलब ये गिरता हुआ वक्र होता है। तो ये आपको उदासीनता वक्र की आकृति हमेशा ऐसे ही मिलेगी। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि यदि मान लीजिए मुझे कोई उदासीनता वक्र इस तरह से मिल रहा है जैसे ये, तो क्या ये उदासीनता वक्र होगा? जी नहीं, ये उदासीनता वक्र नहीं है, क्योंकि हमारा उदासीनता वक्र सदैव ऋणात्मक शेप वाला होगा। तो फिर क्या हमारा उदासीनता वक्र ऐसा होगा? जी नहीं, ये भी आपका उदासीनता वक्र नहीं है। तो फिर हम ये देखते हैं क्या हमारा उदासीनता वक्र इस तरह से मिलेगा? जी नहीं, ये भी हमारा उदासीनता वक्र नहीं है। हमारे उदासीनता वक्र की आकृति सदैव ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई रहेगी और हमेशा हमें इसी शेप में ये मिलेगा। फिर अपन देखते हैं कि हमारा जो उदासीनता वक्र है वो उन्नतोत्तर होता है, कॉन्वेक्स होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हमने इससे पूर्व के वीडियो में समझा था कि उन्नतोत्तर का मतलब क्या होता है कि चूंकि हमारा जो उदासीनता वक्र है वो इस तरह से तो गिरता हुआ तो है ही है, लेकिन इसकी ढलान पहले ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे ये ढलान कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक इसकी जो पीठ है वो किसकी तरफ हो जाती है, मूल बिंदु की तरफ। और जब किसी वक्र की पीठ मूल बिंदु की तरफ होती है उसे अपन उन्नतोत्तर यानी कि कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो चूंकि हमारे उदासीनता वक्र की पीठ भी मूल बिंदु की तरफ होती है इसलिए हमारा उदासीनता वक्र भी कैसा है, उन्नतोत्तर है। और ऐसा ये क्यों हुआ? तो हमने इससे पूर्व के वीडियो में समझा था ये किसकी वजह से कार्य हो रहा है, हमारी घटती एमआरएस की वजह से। क्योंकि हमारी एमआरएस कैसी होती है, घटती हुई। घटती हुई का क्या मतलब है, हमारा त्याग लगातार कम होता जाता है। तो इस घटती हुई एमआरएस की वजह से हमारा उदासीनता वक्र स्वतः ही उन्नतोत्तर बन जाता है। तो इसकी एक और विशेषता क्या होती है कि उदासीनता वक्र
मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर होने का मतलब इसकी पीठ मूल बिंदु की तरफ हमको देखने को मिलती है। फिर अगली विशेषता में अपन देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारा उदासीनता वक्र, जैसा हमने उदासीनता मानचित्र में भी सीखा था तो वहाँ भी हमने इसको पढ़ा था। तो हमारी अगली विशेषता ये है कि भाई जो उदासीनता वक्र जितनी दूर इस मूल बिंदु से, जितनी दूर किस साइड होगा, दाई तरफ, ये हमारा दाया भाग। तो जो उदासीनता वक्र मूल बिंदु से जितनी दूर दाई तरफ होगी वो क्या होगा, सर्वाधिक संतुष्टि का प्रतीक होगा कि नहीं होगा। तो इस डायग्राम में सबसे ज़्यादा संतुष्टि IC3 से मिल रही है, उससे कम IC2 से मिल रही है और सबसे कम कहाँ मिल रही है, इस IC1 पर। तो ये सबसे कम का प्रतीक है और ये सबसे अधिक का प्रतीक है। किसकी, संतुष्टि के। ये हमारे संतुष्टि के अलग अलग लेवल है। यहाँ पर हमारे उपभोक्ता को सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, इससे थोड़ी कम यहाँ, और यहाँ सबसे कम संतुष्टि मिलती है। तो इसकी एक विशेषता और क्या हुई कि उदासीनता वक्र जो दाहिनी तरफ ज़्यादा होगा मूल बिंदु से वो ज़्यादा संतुष्टि देगा, और जितना मूल बिंदु के पास में होगा, जितना पास में होगा उससे मिलने वाली संतुष्टि कैसी होगी, कम। फिर इसकी एक विशेषता और हम पाते हैं, वो ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी एक उदासीनता मानचित्र है। अब इसमें हमने क्या देखा कि भाई उदासीनता वक्र तो बने हुए हैं, तो कभी कभार हमारे मन में ये ख्याल आता है कि क्या ये उदासीनता वक्र एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इसका उत्तर है जी नहीं। हो सकता है इनके बीच का गैप इतना ही हो, लेकिन अगले वाला ऐसा भी हो सकता है। तो ये इनके बीच की दूरी, अगले वाला मैं ऐसा भी ले लूँ तो इनके बीच की ये जो दूरी है वो समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। तो इसका मतलब हमारे उदासीनता वक्र समानांतर हो आवश्यक नहीं है। इनका पैरेलल होना एक दूसरे का संयोग हो सकता है, ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो हमारे उदासीनता वक्र की एक और क्या विशेषता आई कि उदासीनता वक्र एक दूसरे के समानांतर हो भी सकते हैं और नहीं भी। हमेशा इनका पैरेलल होना आवश्यक नहीं है। ये असमान रूप भी, मतलब इनके बीच का गैप असमान भी हो सकता है। फिर हम एक और विशेषता के रूप में इसको देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे उदासीनता वक्र, चूंकि हमने जब पहली विशेषता ही पढ़ी थी उसमें भी बताया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा उदासीनता वक्र कभी भी किसी अक्ष को टच नहीं करेगा, क्योंकि अक्ष को टच कर लिया इसका मतलब यहाँ पर ये केवल एक वस्तु का प्रयोग कर रहा है। इसलिए हमारी एक विशेषता होती है कि हमारे उदासीनता वक्र अक्ष को स्पर्श नहीं करते, यानी न तो x अक्ष और न ही y अक्ष, दोनों में से किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करेंगे। नहीं करने का कारण क्यों है, क्योंकि यदि स्पर्श किया उसने, इसका मतलब वहां पर केवल हम एक वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी वस्तु तो क्या हो रही है, शून्य हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चूंकि एक वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो एक वस्तु हमारे उदासीनता वक्र को नहीं बता सकती, क्योंकि हमारा उदासीनता वक्र हमेशा कितनी वस्तुओं के संयोग को बताता है, दो वस्तुओं के। इसलिए ज्यों ही उसने किसी अक्ष को टच किया तो आप मान के चलिए यहाँ पर एक वस्तु अब अनुपस्थित हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अब ये जो संयोग बता रहा है वो केवल एक वस्तु को बता रहा है, और एक वस्तु वाला वक्र कभी उदासीनता वक्र नहीं बन सकता, क्योंकि उदासीनता वक्र बनने के लिए कितने संयोग चाहिए, दो वस्तुओं के। इसलिए दो वस्तुएं होगी तभी हमारा उदासीनता वक्र होगा, और दो वस्तुएं होगी तो इसका मतलब वो कभी भी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा। फिर एक और हम इसकी विशेषता देखते हैं कि भाई कभी कभार हमें ऐसा भी देखने को मिल जाता है, तो क्या ये सही है, जैसे कि इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरा एक IC वक्र और ये मेरा दूसरा IC वक्र। तो अब यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को कट कर लिया, ठीक है ना। तो क्या हमारे दो उदासीनता वक्र कभी आपस में एक दूसरे को कट कर सकते हैं, या टच कर सकते हैं, या स्पर्श कर सकते हैं, या क्या काट सकते हैं? तो हमारा रिप्लाई होगा नहीं। हमारे उदासीनता वक्र कभी भी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, मतलब वो कट नहीं करते। इसके दो कारण सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला,
क्योंकि ऐसा होने पर हमारी दो मान्यताएं खंडित होती है। पहली अतृप्तता वाली, क्योंकि अतृप्तता के अनुसार क्या होता है कि ये उदासीनता वक्र अलग संतुष्टि को दे रहा है और ये अलग संतुष्टि का प्रतीक है। अब दोनों इसी बिंदु पर आ गए, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे उदासीनता मतलब जो हमारा उपभोक्ता है उसको आईसी वक्र के बी बिंदु पर और आईसी 2 के बी बिंदु पर समान संतुष्टि मिल रही है, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि आईसी 2 हमेशा ज़्यादा संतुष्टि देगा किससे, आईसी 1 से। तो यदि ये दोनों कट कर लेते हैं तो हमारी पहली मान्यता खंडित हो जाती है, जो हम मानते हैं कि जो दाहिनी ओर होगा वो तो ज़्यादा संतुष्टि देगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे उपभोक्ता के लिए तो IC1 और IC2 दोनों ही समान संतुष्टि दे रहे हैं। फिर दूसरी मान्यता, इसलिए ये पूरी तरह से लॉजिकली नहीं है, मतलब ये कट करेगा तो वो लॉजिकली नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी दूसरी मान्यता हमारी संक्रामकता वाली है। अब इसमें क्या बताया था, इसमें हम सीख कर आते हैं कि यदि ए और बी से समान संतुष्टि मिल रही है, बी और सी से समान संतुष्टि मिल रही है, तो बी कॉमन आ रहा है, तो हमें ए और सी से भी समान संतुष्टि मिलनी चाहिए। ये हमारी संक्रामकता की मान्यता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको दो बिंदु और लिख लेता हूँ, ए और सी। अब ए और बी से समान संतुष्टि मिल रही है, बी और सी से समान संतुष्टि मिल रही है, तो इस मान्यता के अनुसार ए और सी से भी समान संतुष्टि मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमारा डायग्राम खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि सी ज़्यादा है और ए कम है। तो चूंकि यदि ये कट करते हैं तो हमारी इस दूसरी मान्यता का भी क्या होता है, खंडन होता है। इसलिए जब कोई दो उदासीनता वक्र आपस में एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करते हैं तो हमारी दो मान्यताओं का खंडन होता है, अतृप्तता और संक्रामकता। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे उदासीनता वक्र हमेशा प्रत्येक उदासीनता वक्र अलग अलग संतुष्टि को बताएगा। इसलिए कभी भी दो उदासीनता वक्र आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे। यदि ऐसा है तो ये सरासर अपने नियमों के विरुद्ध है, यानी कि लॉजिकली सही नहीं है। तो ये हम इस वीडियो में इसकी विशेषताएं देखी थी। धन्यवाद।